कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस नामी एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो केन्या में अपने खुफिया मिशन पर आया हुआ है। इसका काम उन 4 यरगमालियों को बचाना था जिन्हें तालिबान के दहशतगर्दों ने कैद कर रखा है। जब वो उनकी लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन 4 में से 3 को मार दिया गया है, लेकिन एक अभी भी जिंदा है। इस आदमी के लिए वो लोग इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसके सीनियर्स उसे मिशन छोड़कर वापस आने का हुक्म देते हैं, लेकिन क्रिस अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करते हुए अकेला ही इस आखिरी यरगमाली को बचाने निकल पड़ता है। उसने सारे दहशतगर्दों को मार डाला और देखा कि यरगमाली अभी भी एक आदमी के कब्जे में है। वो कहता है, जल्दी से मेरे निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्रिस की जरा सी गलती और वो बेचारा यरगमाली मारा जाता, इसलिए वो पुरसुकून दिमाग से काम लेता है और अपनी गन नीचे रख देता है। वो बोला, मुझे एक फोन चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर बुला सकूं। लेकिन जैसे ही उसने मेज पर पड़े फोन की तरफ इशारा किया, क्रिस उसे गोली मार देता है। इस यरगमाली की जान तो बच जाती है, लेकिन इस दौरान क्रिस खुद भी गोली लगने से जख्मी हो जाता है। मिशन मुकम्मल होने के बाद क्रिस अमेरिका वापस आ गया। वो अपनी बीवी जेसिका के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो छुट्टियां मनाने इटली चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जेसिका वहां नहीं थी। वो उसे आवाजें देता है, मगर उसी वक्त कुछ मुसल्लह अफराद ने उस पर हमला कर दिया। वो उन्हें इतना मारता है कि उनकी हड्डियां पसलियां एक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, एक आदमी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से क्रिस बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उन लोगों ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे ताकि वो हिल ना सके। एक आदमी उसके पास आता है और अपना नाम एलेक्स बताता है। वो जानना चाहता था कि केन्या में यरगमालियों की खबर उसे किसने दी। जब क्रिस ने उसे बताने से इनकार किया तो एलेक्स उसकी बीवी को ले आता है। उसने उसके सर पर प्रेशर गन रखकर एक बार फिर वही सवाल किया, लेकिन क्रिस को वाकई कुछ मालूम नहीं था। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर्स पर अमल करना है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एलेक्स को इसका ये जवाब पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो जूलिया को उसकी आंखों के सामने मार डालता है। इसकी मौत से क्रिस बिल्कुल सहम जाता है। वो बोला, मुझे मार दो वरना तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एलेक्स बेवकूफ नहीं था, वो बगैर देर किए उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद हम क्रिस को एक सुपर हाईटेक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ देखते हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन वो उस हादसे में जिंदा बच गया था। जैसे ही उसे होश आया, वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। वो जानना चाहता था कि वो कहाँ है, लेकिन एक लड़की उसके पास आई और उसे एक लैब में ले गई। डॉक्टर माइक उसे बताता है कि तुम राज्यसभा टी फैसिलिटीज में हो, जहां हम लोगों पर तजुर्बात करके उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। क्रिस जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। उसे सब कुछ सच बताने से पहले माइक उससे उसका नाम, रैंक और सीरियल नंबर पूछता है। क्रिस ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। माइक उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी हमें यूएस मिलिट्री ने डोनेट की थी। अगर हम तुम्हें यहाँ ना लाते तो शायद तुम शमशान घाट की किसी कब्र में पड़े होते। ये सुनकर क्रिस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। वो बोला, मैं जानता हूं कि मैं जख्मी हुआ था, लेकिन मैं मरने की हालत में नहीं था, तो फिर ये कैसे हो गया? उसे लगा कि घर पर जरूर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। वो उनसे मिलना चाहता था, मगर माइक की असिस्टेंट लीसा उसे बताती है कि यूएस मिलिट्री सिर्फ उन्हीं लोगों की बॉडी डोनेट करती है जिनकी शनाख्त करने कोई नहीं आता, जिसका मतलब ये था कि उसका कोई खानदान नहीं है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे हम नई जिंदगी देने में कामयाब रहे हैं। अपनी कामयाबी का एक नमूना दिखाने के लिए उसके हाथ पर चाकू मार देता है। कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ से खून बहने के बजाय कुछ सियाह जर्रात निकलने लगते हैं। जब उसके कटे हुए हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो क्रिस देखता है कि इसके जिस्म के अंदर करोड़ों छोटे छोटे नैनो जर्रात घूम रहे थे, जो उसकी चोट को पल भर में ठीक कर देते थे। माइक इस लाजवाब चीज को नैनाइट्स कहता था। इनकी खास बात यह थी कि अगर चोट जानलेवा होती तो ये बड़ी तेजी से खराब टिश्यू को ठीक कर देते थे। क्रिस ने एक चूहे को देखा जिसके अंदर के नैनाइट्स चमक रहे थे। माइक उसे बताता है कि नैनाइट्स उसके कैंसर से लड़कर उस चूहे को बचा रहे हैं। इसी तरह उसने कई जानवरों को ठीक किया था। जब माइक छोटा था तो वो खुद एक टेनिस चैंपियन हुआ करता था, मगर कैंसर की वजह से डॉक्टरों को उसका एक हाथ काटना पड़ा। बैठकर रोने के बजाय उसने इस बात पर तवज्जो दी कि वो क्या कर सकता है, जिसके बाद उसने अपने लिए एक नया हाथ डिजाइन किया जो उसके असली हाथ से ज्यादा मजबूत था। इसके बाद वो उसे बाकी लोगों से भी मुतारिफ करवाता है। उसने सबके जिस्म में उनकी जरूरत के हिसाब से बेहतरियां की थीं। उसकी असिस्टेंट लीसा की विंड पाइप में एक डिवाइस लगा हुआ था जो उसे सांस लेने में मदद देता था। उसके बाद वो जेसन से मिलता है जिसने इराक के एक बम धमाके में अपनी आंखें खो दी थीं।
उसकी छाती पर हजारों कैमरे लगे हुए थे, जिनकी बदौलत वो ऐसी चीजें भी देख सकता था जो आम आंखों से नजर नहीं आती। आखिर में वो लक्ष्य से मिला जिसने अफगानिस्तान में अपने दोनों पैर खो दिए थे। माइक की वजह से आज वो लोग पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्रिस था, क्योंकि उसने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया था। क्रिस कुछ देर अकेला रहना चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें ही नजर आ रही थी। वो सोने की कोशिश करता है मगर सो नहीं पाता, क्योंकि उसे बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे। दिल को पुरसुकून करने के लिए वो कुछ देर एक्सरसाइज करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही उसने पंचिंग बैग पर मुक्का मारा, उसका हाथ बैग के आर पार चला गया। इसके बाद वो कंक्रीट के पिलर पर अपनी ताकत आजमाता है, और यहाँ भी वो मायूस नहीं होता, क्योंकि नैनाइट्स उसकी सारी चोटों को सेकंडों में ठीक कर रहे थे। जब उसने डंबल्स उठाए तो 100 किलो का वजन भी उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो बच्चों के खिलौने हों। उनमें वजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसने लीसा को देखा, जो पानी में तैराकी कर रही थी। उसने पूछा कि तुम अभी तक सोए नहीं, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि उसे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब उसे कुछ याद ही नहीं तो बुरे ख्वाब कैसे आ सकते हैं। लेसा उसकी परेशानी समझती थी। वो दोनों एक बार में आकर ड्रिंक करने लगते हैं, जिससे क्रिस की उलझन कुछ कम हो गई। लेकिन जैसे ही वहां लगे स्पीकर्स में म्यूजिक बजा, क्रिस के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। इस म्यूजिक से उसकी गहरी यादें जुड़ी हुई थीं, जिस वजह से उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। उसे याद आ गया था कि उसका और उसकी बीवी का कत्ल हुआ था, और ये भी याद आ गया था कि उन्हें किसने मारा था। लेसा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अपनी बीवी की मौत का बदला लिए बगैर वो रुकने वाला नहीं था, जिसके बाद वो उन कातिलों की तलाश में निकल जाता है। माइक उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। मगर क्रिस का काम अधूरा था, इसलिए वो नहीं सुनता और चला जाता है। अब उसे याद था कि उसकी बीवी को किसने मारा। नाम लेते ही उसे सब याद आ गया। जब माइक ने उसके दिमाग के विजुअल्स को मॉनिटर पे चलाया तो उसे पता चला कि एलेक्स एक बहुत ही खतरनाक दहशतगर्द है, जिसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। क्रिस के जिस्म में लगे नैनाइट्स उसे पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जिसके बाद उसने बस चंद ही सेकंड्स में उसके बारे में इंटरनेट सारी मालूमात निकाल ली। क्रिस ने इंटरपोल की सारी खुफिया फाइलें हैक कर डाली, जिनमें से एक फाइल में उसे एलेक्स के बारे में पता चला। इसी तरह वो इंटरपोल के सारे मुजरिमाना डेटाबेस को छान मारता है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना गैर कानूनी है, मगर क्रिस कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसे पता चला कि उसकी बीवी का कातिल हंगरी में छुपा हुआ है। माइक पूछता है कि बगैर पासपोर्ट और वीजा के तुम वहां कैसे जाओगे, मगर क्रिस के पास इस मसले का भी हल था। उसने पास खड़े एक जहाज का मैनुअल उठाया और उसने इंस्ट्रक्शंस पढ़ डाली। जिस जहाज को उड़ाने के लिए एक पायलट को सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसे वो 2 मिनट में चलाना सीख जाता है। उधर हम एलेक्स को देखते हैं, जो बहुत डरा हुआ था। पता नहीं कैसे, मगर उसे ये खबर मिल गई थी कि कोई उसे मारने आने वाला है, जिसके बाद वो जेरे जमीन हो जाता है। कृष्ण ने पूरे जीपीएस सिस्टम को स्कैन किया, जिससे उसे ट्रैक करना आसान हो गया। उसने कुल 9000 गाड़ियों को स्कैन किया, सिर्फ इन 5 गाड़ियों के काफिले को ढूंढने के लिए, जिनमें से एक में एलेक्स बैठा हुआ था। वो सब एक सुरंग से गुजरते हुए बॉर्डर पार करने ही वाले थे कि तभी अचानक सुरंग की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एलेक्स का बॉडीगार्ड उन्हें आगे जाकर चेक करने को कहता है, मगर तभी उन्होंने एक ट्रक देखा जो तेज रफ्तारी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, क्रश सीधा उस ट्रक को उनकी गाड़ी से टकरा देता है। ट्रक के उलटने की वजह से आगे जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता है, जिससे अब ना कोई अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था। मजबूरन उन सबको अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। कुछ लोग बाहर आए ये देखने के लिए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, मगर वहां उन्हें सिर्फ लाशें बिखरी हुई मिली। उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। वो इसे ढूंढ ही रहे थे कि क्रश अचानक सामने आकर फायरिंग करने लगा। एलेक्स खुशकिस्मत था कि गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे एक भी गोली नहीं लगी। इन लोगों ने जैसे ही इसे देखा, वो इसे गोलियों से भून देते हैं। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने को कहता है, मगर क्रश ने गाड़ी के बोनट में सुराख कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उन्हें लगा कि वो मर गया है, मगर जैसे ही वो उसके पास गए, क्रश ने उन सब पर अचानक हमला कर दिया। पलक झपकते ही वो इन सब को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर एलेक्स के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन अपने दोस्त को मदद के लिए फोन करता है, मगर वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उनसे लड़ते वक्त क्रश को बहुत चोटें आती हैं, मगर उसके जिस्म में मौजूद नैनाइट्स उसकी हर चोट को फौरन ठीक कर देते हैं।
जल्द ही उसके नैनाइट्स अपनी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से चमकने लगे। क्रश उनसे लड़ ही रहा था कि अचानक एक आदमी ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके धमाके से क्रश दूर जा गिरा। उन्हें लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, मगर वो एक बार फिर खड़ा हो जाता है। उन्होंने क्रश की छाती को गोलियों से छलनी कर दिया, मगर उनकी गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता। क्रश के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस अपने बीवी के कातिल को मारना चाहता था, चाहे उसे कितनी ही लाशें क्यों ना गिराना पड़े। बॉडीगार्ड एलेक्स को यकीन दिलाता है कि वो अंदर नहीं आ पाएगा, मगर क्रश को और भी तरीके आते थे। उसने एक आदमी को उठाकर उसे ग्रेनेड समेत गाड़ी की विंडो से चिपका दिया, और जैसे ही धमाका हुआ उनकी बुलेट प्रूफ शील्ड के टुकड़े हो गए। क्रश उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक गार्ड ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी, जिससे उसका जबड़ा टूटकर बिखर गया। नैनाइट्स ने फौरन अपना कमाल दिखाया और उसे दोबारा जोड़ दिया। वो इस गार्ड को मार डालता है और आखिर में सिर्फ एलेक्स ही बचा था। वो कहता है, मुझे मत मारो प्लीज माइक, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ बताया गया वो सब झूठ है। लेकिन क्रिस के कान अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो उसकी कोई बात सुन नहीं पाता और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उसका बदला पूरा हो गया था, जिसके बाद वो अपने लोगों के पास वापस लौट आता है। उन्होंने देखा कि उसके नैनोवाइट्स की एनर्जी कम हो गई थी। वो लिसा से कहता है कि मैंने अपनी बीवी के कातिल को देखा, उसकी आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन उसे मारकर कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी जेसी अब वापस नहीं आने वाली। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उसकी गाड़ी को जला दिया, जिसके बाद वो उसे रिचार्ज करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टी की सहूलियात में ले आते हैं। जब क्रिस इस प्रोसेसर के लिए तैयार हो रहा था तो उसी वक्त लुक उसके पास आता है। क्रिस उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त लुक ने उसका मोटर कंट्रोल फंक्शन डीएक्टिवेट कर दिया। अब उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। लुक कहता है, तुम्हें वाकई लगा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है? तुम बस हमारा मकसद पूरा करने के लिए एक मामूली सा मोहरा हो। ये सब सुनते ही क्रिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मगर उसे इस हालत में देखकर लुक को मजा आ रहा था। वो बोला, हम तुम में नफरत भर देंगे, अगला शिकार बताकर बस बटन दबा देंगे। क्रिस समझ गया कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इससे पहले ही लुक ने बटन दबाकर यादें मिटा दी। उसके जिस्म से पुराने नैनोवाइट्स निकालकर नए नैनोवाइट्स इंजेक्ट किए जाते हैं। हम डॉक्टर माइक को देखते हैं, मगर इस बार इसकी चाल ढाल और बोलने का लहजा बिल्कुल ही अलग था। वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से उसकी नई यादें तैयार करते हैं। उन्होंने सीन बसीन सब कुछ डिजाइन किया ताकि इसकी यादें बिल्कुल असली लगें। पता चला कि इसकी बीवी की मौत भी उन्होंने ही प्लान की थी। इस बार वो एलेक्स का चेहरा हटाकर उसकी जगह एक नया चेहरा लगा देते हैं। इसी तरह वो हर बार इस कातिल का चेहरा बदल देते थे जिसमें जेसिका को मारा होता था। इस तरह क्रिस जब अपनी नींद से उठता था तो उसके दिमाग में एक नए आदमी की तस्वीर होती थी। माइक ने ये उसके साथ पहली बार नहीं किया था। उसके पास अपने दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त थी, जिन्हें वो इसी तरह एक एक करके ठिकाने लगा रहा था। यादें बनते ही उन्होंने सीक्वेंस को इनिशिएट कर दिया, जिससे क्रिस वो सब यादें दोबारा से जीने लगता है। हम लीसा को देखते हैं जो इन सब से अब तंग आ चुकी थी। वो ये सब इतनी बार कर चुके थे कि उसे क्रिस के लिए बुरा लगने लगा। माइक उसे कहता है कि उसे भी ये सब करने में मजा नहीं आता, लेकिन हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिसा कहती है, हमारी तरह उसे भी फैसला लेने का हक है, हम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। लेकिन माइक उससे वादा करता है कि ये आखिरी बार है, उसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में पेश करेंगे और जो ज्यादा पैसे देगा हम उसी के लिए काम करेंगे। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो एक बार फिर वही यादें जी रहा था। उसने यरगमाली को इन दहशतगर्दों से बचाया। वो घर वापस लौटा। उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ बाहर घूमने गया, जहाँ एक नया कातिल उसकी बीवी को फिर से मार डालता है। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर माइक फिर से वही सब दोहराने लगता है जो उसने पहले भी दर्जनों बार कहा था। उसने क्रिस को नैनाइट्स के बारे में बताया और मीठी मीठी बातें करके फिर से उसका एतमाद जीत लिया। प्लान के मुताबिक लिसा उसे बार में ले जाती है और जैसे ही वहाँ म्यूजिक चलता है, क्रिस को सब कुछ फिर से याद आ जाता है। बदले की आग में जलता हुआ क्रिस उसे मारने निकल जाता है, इस बात से अनजान कि ये यादें उसकी अपनी नहीं थीं। माइक उससे वही सवाल पूछता है जो उसने पहले भी पूछे थे। क्रिस को लगा कि वो सब अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन असल में सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। मैनुअल पढ़कर प्राइवेट जेट उड़ाने का आइडिया भी इन्हीं लोगों का था। इसके बाद क्रिस इंग्लैंड पहुंचता है, जहां उसे निक नामी आदमी को ढूंढकर खत्म करना था। जब निक को पता चला कि एक अमेरिकी आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है, तो वो फौरन अपने लोगों को हथियार लाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जो आने वाला है वो कोई आम इंसान नहीं है। माइक और उसका हैकर क्रिस की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही क्रिस निक के घर के बाहर आया, उसके लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया।
लेकिन उनसे लड़ने के बजाय क्रिस ने मुर्दा होने का ड्रामा किया, जिससे वहां जाना बहुत आसान हो गया। इसी दौरान हम एरिक नामी एक हैकर को देखते हैं जिसे निक में पिछले कई महीनों से अपने बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था। वो इससे एक ऐसा डिवाइस तैयार करवा रहे थे जो इन नाइट्स को डीएक्टिवेट कर सके। एरिक कोई आम हैकर नहीं था, वो अपने काम में इतना माहिर था कि खुद माइक के लोग भी उसके पायरेट किए हुए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे। इस बात से अनजान कि वो मरने की एक्टिंग कर रहा है, निक के लोग क्रिस को अंदर ले आते हैं, मगर अंदर आते ही उसने उन पर हमला करके सबको मार डाला। निक एरिक से कहता है कि इस डिवाइस को जल्दी से एक्टिवेट करो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसे स्टार्ट होने में कुछ मिनट और लगने वाले थे। एरिक कहता है कि जैसे ही ये 100% पर पहुंच जाए, इस रिमोट का बटन दबा देना। जब माइक को पता चला कि उनके पास नेनाइट्स डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस है, तो वो उसे फौरन वापस आने को कहता है, लेकिन क्रिस ने उसे म्यूट कर दिया था, जिससे वो आवाज नहीं सुन पाता। वो सब को खत्म करते हुए निक तक पहुंचकर उसे मारने ही वाला था कि निक जान के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वो उसे समझाता है कि झूठ क्यों बोला गया, लेकिन क्रिस में इतनी नफरत थी कि वो बात सुने बगैर ही उसे गोली मार देता है। अपना काम खत्म करके क्रिस वापस लौट ही रहा था कि अचानक एरिक वो बटन दबा देता है, जिससे उसके नेनाइट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। माइक ने उसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने वहां से अगले 2 मील तक पावर सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से माइक उससे राब्ता नहीं कर पाता। एरिक क्रिस को झटका देकर दोबारा होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। इसके बाद वो वोल्टेज बढ़ाकर दोबारा कोशिश करता है। होश में आते ही क्रिस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक ने उसे समझाया कि वो उसका दोस्त है। एरिक ने उसके मकसद के पूरा होने का इंतजार किया, क्योंकि अगर वो उसे रोकने की कोशिश करता तो वो भी उन लाशों के ढेर में कहीं पड़ा होता। क्रिस कहता है, मैंने ख्वाब में अपनी बीवी को कत्ल होते देखा और हर बार कातिल कोई और इंसान था। एरिक समझ गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोला, तुझे जो सच लग रहा है वो झूठ भी तो हो सकता है। इसकी ये बात सुनते ही क्रिस को याद आया कि उसने अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो जिंदा हो सकती है, ये सोचकर क्रिस वहां से जाने लगता है, मगर इसी वक्त एरिक ने उसे रोक लिया। जो कुछ उसने किया था, इस हिसाब से एरिक अब माइक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसे डर था कि कहीं वो लोग उसे दोबारा ना ढूंढ लें। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसके दिमाग में डाल देंगे कि मैंने तेरी बीवी को मारा है और तू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। एरिक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि क्रिस ने उसे अपने जिस्म से कुछ नैनोबॉइड्स के सैंपल दिए और उससे पूछा, क्या तुम इन्हें प्रोग्राम कर सकते हो? वो चाहता था कि उसकी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल हो। एरिक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद क्रिस जेसिका को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम माइक को देखते हैं, जो अभी तक इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद जब बात नहीं बनी तो वो लुक और जैसन को कहता है कि उसे ढूंढकर वापस ले आएं। इसी दौरान क्रिस लंदन पहुंचता है, जहां उसका पुराना घर हुआ करता था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, जेसिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही जेसिका उसे गले लगा लेती है। क्रिस उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं घर लौट आऊंगा। मगर ये सुनते ही जेसिका अपने कदम पीछे हटा लेती है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता, मगर तभी उसने देखा कि जेसिका की एक बेटी भी है। जेसिका कहती है, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ, अब मेरी एक फैमिली है। क्रिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्हें मिले हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। वो बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है, क्योंकि अब वो जेसिका बदल चुकी थी जिसे वो जानता था। माइक पिछले 5 सालों से इस पर तजर्बात कर रहा था और उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो वापस लौट ही रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे सामने से टक्कर मार दी। लोग बाहर आया और क्रिस पर एक खास किस्म की शॉट फायर की, जिससे क्रिस के जिस्म में मौजूद नैनोवाइट्स ठंडे हो गए। इसे समझ आ गया कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। लोग उसका पीछा करता है, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। उसके बाद जेसन ने उसे पकड़ने के लिए अपने ड्रोन्स उसके पीछे छोड़ दिए ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। काम आसान हो गया। लोग इसे पकड़ने लगा कि अचानक क्रिस पुलिस की गन छीनकर फायर कर देता है। लोग बच गया, लेकिन क्रिस दूर जा चुका था। जेसन ड्रोन की मदद से लोग को शॉर्टकट बताता है। लोग सीधा उसके सामने आ गया। वो गोली मारने ही वाला था कि क्रिस उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है, जिससे लोग के पैर कट गए।
ही नहीं आती। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक जेसन उसकी बॉडी पे एक ट्रांसमीटर लगा देता है, जिससे क्रिस उनके सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। सिस्टम से जुड़ते ही माइक फौरन उसे शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वो उसे वापस फैसिलिटी ले आते हैं। माइक लीसा को इस हैकर को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपता है, मगर लीसा अब और अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। माइक को इसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद उसने गुस्से में उसका रेस्पिरेटरी डिवाइस बंद कर दिया। उसके ऑफ होते ही लीसा को घुटन होने लगती है। उसकी सांसें रुकने ही वाली थीं कि अचानक वो डिवाइस दोबारा ऑन कर देता है। ये करके वो उसे बताना चाहता था कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में है, और अगर वो उसके खिलाफ गई या उसका हुक्म नहीं माना तो अगली बार उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। इसके बाद लीसा उसके आदमियों के साथ एरिक को खत्म करने जाती है। उसने एरिक को ढूंढकर उसे बेहोश कर दिया। हालांकि उसने अपनी जगह बदल ली थी, वो उसे उनके हवाले करने के बजाय उल्टा माइक के आदमियों को मारकर एरिक को बचा लेती है। इसी दौरान माइक क्रिस से अकेले में बात करता है। उसने क्रिस के लिए एक बहुत बड़ा सिमुलेशन तैयार किया था, जो उसकी असल दुनिया से बिल्कुल मिलता जुलता था। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। बाहर की दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ तुम अपनी सलाहियतों का पूरा फायदा उठा सकते हो। मगर क्रिस को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जो किसी और के इशारों पर चले। माइक समझ गया कि ये प्यार से नहीं मानेगा, उसे वैसे ही इस्तेमाल करना होगा जैसे वो पहले करते आए हैं। लीसा माइक से झूठ बोलती है कि किसी ने उस हैकर को मेरे आने की खबर दे दी थी, इसलिए वो हमारे हाथों से बचकर निकल गया। माइक उसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझता था, इसलिए वो उसे खुद क्रिस के हाथों मरवा देने का सोचता है। उन्होंने फिर टारगेट तैयार किया। इस बार वो कातिल को एरिक की शक्ल देते हैं। इधर लीसा उनके कंप्यूटर में एरिक का बनाया हुआ वायरस अपलोड कर देती है, जिससे उनका पूरा कंट्रोल एरिक के पास चला जाता है। क्रिस, जो माइक की बनाई हुई यादों में जी रहा था, अचानक अपने सामने लीसा को देखता है। माइक को जल्द ही पता चल जाता है कि कोई उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरिक रिवर्स कोडिंग करके एक एक करके क्रिस की यादें मिटाने लगता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि जो वो देख रहा है वो हकीकत नहीं है। लीसा ने उसकी यादों से जुड़कर क्रिस को सब कुछ बता दिया, जिससे वो दोबारा असली दुनिया में लौट आता है। एरिक की बदौलत उनका ये सिमुलेशन मुकम्मल नहीं हो सका था, इसलिए क्रिस को अपनी पिछली सब यादें याद रहती हैं। माइक लीसा को उसके किए की सजा देना चाहता था, इसलिए वो उसका रेस्पिरेटरी डिवाइस बंद कर देता है। मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लीसा अभी भी जिंदा थी, क्योंकि एरिक ने उसे भी आजाद कर दिया था। माइक अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन सबको खत्म कर दो, जिसके बाद लूक और जेसन उसके बनाए हुए एडवांस प्रोटोटाइप को अपने जिस्म से जोड़कर और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। क्रिस वहां से जा ही रहा था कि अचानक लोग उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। उसने क्रिस को बताया कि उसकी बीवी को प्रेशर गन से मारने का आइडिया उसी का था। उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लोक इस प्रोटोटाइप की वजह से बहुत ताकतवर हो गया था, मगर वो भी क्रिस के गुस्से के आगे नहीं ठहर सका। क्रिस उसे लेकर सीधा 100वीं मंजिल से नीचे कूद गया। वो दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि जेसन भी इस पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर इसे गैर फाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर ये आसान नहीं था। क्रिस लोक को लात मारकर दूर कर देता है और जेसन से कहता है कि हार मान लो, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता और इस पर हमला करता रहता है। लोक ने उसे मारकर नीचे फेंक दिया। वो इतनी जोर से नीचे गिरा था कि उन्हें लगा वो कभी वापस नहीं आएगा, मगर क्रिस दूसरी लिफ्ट से वापस ऊपर आ जाता है। उसने इस पर से इतनी तेज छलांग मारी कि वो सब लिफ्ट समेत नीचे गिरने लगते हैं। लोक तो अपने मैकेनिकल बाजुओं की मदद से खुद को संभाल लेता है, मगर वो दोनों जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे। जेसन उससे मदद मांगता है, मगर उसकी मदद करने के बजाय लोक केबल काटकर उसे नीचे गिरा देता है। वो ग्रीस के साथ भी यही करने वाला था, मगर केबल टूटने से पहले ही क्रिस छलांग लगाकर उसके सूट को पकड़ लेता है। ठीक इसी वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से कटी हुई केबल को पकड़ लिया, जो उसे लॉक समेत नीचे घसीट ले जाती है। गिरते वक्त क्रिस लॉक के एक्सोस्केलेटन के पुर्जे नोच डालता है, जिससे उसकी सारी ताकत छिन गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। इसी दौरान हम माइक को देखते हैं, जो वहां से भागने की कोशिश में था, मगर जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, लॉक का उड़ता हुआ हाथ उसकी कार को चकनाचूर कर देता है। क्रिस उसे रोकने के लिए दोबारा उसके सामने आके खड़ा हो गया। माइक के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था, जिसके बाद माइक ने एक बाजूका निकाला और उसे शूट कर दिया। क्रिस उसके फेंके गए ग्रेनेड को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसके सारे नैनाइट्स टूटकर हवा में बिखर जाते हैं। एरिक देखता है कि उसके नैनाइट लेवल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहे थे। अगर वो नहीं रुका तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि क्रिस के नैनाइट्स एक आखिरी बार उसके जिस्म को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं। माइक जानता था कि अब इसमें और ताकत नहीं बची है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने एक बार फिर इस पर फायर किया, मगर इस बार इसके नैनाइट्स इस ग्रेनेड के फटने से पहले ही उसके पर्जे खोल देते हैं।
माइक कहता है कि तुम्हारे नैनाइट्स खत्म हो चुके हैं, कुछ ही सेकंड्स में तुम शट डाउन हो जाओगे। मगर क्रिस कहता है कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड नीचे गिरा दिया, जिसके धमाके से दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा लगा कि क्रिस हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था। जब उसे होश आया तो एरिक उसे देखकर बहुत डर गया, मगर खुशकिस्मती से इस बार उसे सब कुछ याद था। एरिक उसे बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने नैनोवाइट्स में कुछ जरूरी तब्दीलियां की और अब तुम्हें बार बार रिचार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस एरिक को शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो लीसा से कहता है, माइक ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसने एक काम बिल्कुल सही किया। हम क्या थे इससे ये तय नहीं होता कि हम क्या बन सकते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करेंगे, ना कि किसी की जान लेने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया।